From the soil of Bharat, rise the voices that courage. असफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। ये सिर्फ किसी राजनेता के शब्द नहीं है, ये उस इंसान का यकीन है जिसने एक आजाद मुल्क का सपना देखने की हिम्मत की थी। तो चलिए आज हम जवाहरलाल नेहरू के उसी सफर को समझते हैं। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की आधी रात, करोड़ों लोग अपनी सांसें रोके हुए हैं और तब ये शब्द पूरे देश में गूंजते हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये तो तकदीर के साथ किया गया एक वादा था, एक पवित्र वादा। 15 अगस्त 1947 इतिहास में कह सकते हैं कि आग से लिखा गया एक पल था ये, और इस वादे को निभाने का सारा बोझ एक इंसान के कंधों पर था, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए उनकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। एक ऐसा नौजवान जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में पढ़ा लिखा, आखिर वो उसी साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? नेहरू की कहानी है ही बड़ी दिलचस्प, किसी पहेली जैसी। सुविधा और क्रांति के बीच की एक कहानी। देखिए, उनका सफर शुरू तो हुआ हिरो और कैम्ब्रिज की शानदार इमारतों से, लेकिन उनकी असली मंजिल ब्रिटिश अदालतें तो थी ही नहीं। उन्हें तो भारत बुला रहा था, एक ऐसा भारत जो बदलाव की आग में जल रहा था, और वो इस आवाज को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। लेकिन देखिए, आजादी का रास्ता कोई आसान तो था नहीं, और यहीं से उनके नेतृत्व का असली इम्तिहान शुरू हुआ। एक ऐसा संघर्ष जो कभी थमा नहीं, सलाखों के पीछे गुजारे गए कई साल, और वो चुनौतियां जिन्होंने उस इंसान को बनाया जिससे आगे चलकर एक राष्ट्र को संभालना था। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये तो एक सीधी ललकार थी। अब वो दौर खत्म हो चुका था जब विनती की जाती थी। पूर्ण स्वराज की मांग के साथ नेहरू ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को ही नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई की पूरी रूह को ही बदल कर रख दिया था। अंग्रेजों ने तो कोशिश की कि उन्हें सलाखों के पीछे डालकर चुप करा दें, लेकिन उनकी कोठरी की उस तन्हाई में उनका दिमाग और भी आजाद हो गया। जेल की वो दीवारें मानो उनके सोचने समझने के लिए एक खास जगह बन गईं, एक ऐसी जगह जहां एक नेता एक दार्शनिक बन गया। अपनी कोठरी की उस खामोशी में नेहरू ने सामना किया अपने अंदर के डर का। उनके लिखे शब्दों में एक ऐसा इंसान नजर आता है जो शक और नेतृत्व के भारी अकेलेपन से जूझ रहा था। ये किसी महापुरुष के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये शब्द हैं एक ऐसे इंसान के जो इतिहास के बोझ तले दबा हुआ था। और यहीं पर हमें उनका वो पहलू देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा इंसानी है। अपनी कोठरी के अंधेरे से उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को खत लिखे, एक राजनेता की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह जो अपनी बेटी को दुनिया समझाना चाहता था। इन खतों में वो नेहरू नजर आते हैं जो उस बड़ी शख्सियत के पीछे छिपे थे। लेकिन जेल से बाहर आने का ये मतलब नहीं था कि मुश्किलें खत्म हो गईं। असल में सबसे बड़ी मुश्किलें तो अभी आने वाली थीं। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बंटवारे के दर्दनाक दौर से देश को निकालना पड़ा, और फिर चीन के साथ हुए युद्ध की हार का भी सामना करना पड़ा। तो संघर्ष के उन सालों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उनके एक निर्माता वाले रूप की। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने सिर्फ एक देश पर हुकूमत नहीं की, उन्होंने तो उसकी नींव रखी, उसे डिजाइन किया। सही मायनों में वो आधुनिक भारत के मुख्य आर्किटेक्ट थे। तो भारत के लिए उनका सपना क्या था? खैर, ये सपना 4 मजबूत पिलर पर टिका था, और ये सिर्फ कोरे आदर्श नहीं थे, नहीं, ये वो बुनियाद थी जिस पर वो एक मजबूत और एकजुट भारत खड़ा करना चाहते थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, साइंटिफिक सोच और हायर एजुकेशन। इन चीजों को लेकर उनका जो समर्पण था वो सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था। 1955 में जब राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई तो ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। ये एक तरह से उनका ये कहने का तरीका था कि देखो, नया भारत आधुनिक तो बनेगा, लेकिन अपनी शानदार विरासत को कभी नहीं भूलेगा। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। एक तरफ भारत अपने पहले कदम उठा रहा था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही थी। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और हर देश पर किसी एक तरफ जाने का जबरदस्त दबाव था। सवाल यह था कि भारत किधर जाएगा, अमेरिका की तरफ या सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन नेहरू ने इन बड़ी ताकतों के खेल में एक मोहरा बनने से साफ इनकार कर दिया, और उनका जवाब बहुत साहसिक था। भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सह स्थापना करके वो सिर्फ न्यूट्रल नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वो तो पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहे थे कि भारत अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा। तो चलिए अब आते हैं उनकी कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर, उनकी विरासत।
एक बहुत बड़ी विरासत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ऐसी विरासत भी है जिस पर आज भी जोर शोर से बहस होती है। आखिर एक ऐसे व्यक्ति को कैसे आंका जाए जिसे शून्य से एक राष्ट्र का निर्माण करना था। तो उनकी विरासत को देखें तो दो पहलू साफ नजर आते हैं। एक तरफ तो हैं वो मजबूत स्तंभ जो उन्होंने खड़े किए, एक लोकतंत्र जो हर परीक्षा में खरा उतरा है और विश्व स्तर के वैज्ञानिक संस्थान, और दूसरी तरफ कुछ आलोचनाएं भी हैं जो आज तक होती हैं, जैसे चीन के साथ संबंधों को संभालने का उनका तरीका और आर्थिक सुधारों की धीमी गति। ये कुछ ऐसी परछाइयां हैं जो आज भी उनकी शख्सियत पर पड़ती हैं। लेकिन राजनीतिक बहसों से अलग उनकी छाप भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी मौजूद है। हर साल 14 नवंबर को देश उनके सम्मान में बाल दिवस मनाता है, जो हमें याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों से उन्हें कितना गहरा लगाव था, जिन्हें उनके बनाए देश में ही तो रहना था। तो आखिर में नेहरू की विरासत क्या है? शायद खुद भारत ही है, एक जिंदा दिल, विविधताओं से भरा और बड़े सपने देखने वाला लोकतंत्र। उनका भारत का विचार एक ऐसे देश का था जहां कई तरह की पहचानें एक साथ रह सकती थी। सवाल जो वो हमारे लिए छोड़ गए और जो आज भी उतना ही अहम है, वो ये है कि उनके उस सपने का कौन सा हिस्सा 21वीं सदी के भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। Every story of Bharat teaches us something timeless. If this story moved your heart, don't let it fade away.